हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनके क्लासेस में। आज से हम एक नई सीरीज़ लाने वाले हैं। इसमें हम यूपी जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने को हैं उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उन क्वेश्चनों की विवेचना करेंगे, उनके ऑप्शन से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कौन सी समस्या भारत को खून की तरह खाए जा रही है? तो ये पैराग्राफ है, इसमें 1 से 4 तक क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को पता है कुल 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 में से हम इसमें 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 50 हिंदी के और 50 जीएस के। रीजनिंग के क्वेश्चंस हम नहीं लेंगे इस सेट में, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है और यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना लेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है? तो आपका सही जवाब होगा बेकारी की समस्या। कैसे देखना है? अब यह समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है, तो इसमें लिखा है घुन की तरह खाई जा रही है। कौन सी समस्या? बेकारी। तो ऊपर कौन सा दे रखा है? बेकारी। तो क्या सही जवाब होगा? बेकारी की समस्या। अगला सवाल है, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? आज की शिक्षा प्रणाली में अभाव। शिक्षा प्रणाली, देखो शिक्षा प्रणाली शब्द ये है। उसके बाद ये दे रखा है व्यवहारिक ज्ञान का अभाव, मतलब शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कि बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है। तो बेकारी की जो समस्या का कारण है वो है ऑप्शन ए, शिक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ग काम की तलाश में शहर आता है? तो वो आता है अशिक्षित वर्ग। ये देख, अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है, संशोधन में उपसर्ग कौन सा है? मतलब संशोधन शब्द में कौन उपसर्ग लगाया हुआ है? तो संशोधन में उपसर्ग लगाया है सम। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैं पर ये अधिकरण के कारक चिन्ह होते हैं, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है संध्या। कौन है? संध्या। अगला प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे तो वो बन जाएगा बहुवचन। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनंत का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अन धन अंत। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, दुष्प्रकृति शब्द में संधि विच्छेद कौन सा होगा? मतलब दुष् में कौन सी संधि? ये यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, दुष्प्रकृति में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। जब विसर्ग संधि है तो विसर्ग संधि का रूल होता है कि जो भी आधे सा होते हैं वो विसर्ग में बदल जाते हैं। तो ये आधा सा हट जाएगा तो यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा। तो आपको सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दु प्लस प्रकृति। नील गाय में कौन सा समास होगा? तो नील गाय में होगा आपका अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास होगा? तो नील गाय में होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन सा होता है? जिस समास का उत्तर पद
जिस समाज का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद दोनों उपमेय या उपमान में विशेषण या विशेष का संबंध रखते हो। तो विशेष 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 से क्या होता है, किसी चीज की विशेषता बताना। मतलब इसमें क्या है, नीली गाय मतलब नीला जो रंग है वो क्या है, गाय की विशेषता बता रहा है। तो इससे इसमें कर्मधारय समास होगा। आपका अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज शब्द जिस भी शब्द का पहला अक्षर संख्यावाची हो, पहला शब्द संख्यावाची हो, वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी द्विगु समास। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें पराजय, जो पराजय शब्द है इसमें परा उपसर्ग लगा है, तब ये बना है पराजय। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन सी सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है कि आशीर्वाद में बा के ऊपर रा लगता है, ना कि सा के ऊपर। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपके बाद इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे प्राण निकल गए, या मेरा प्राण निकल गया, या मेरा प्राण निकल गए, या मेरी प्राण निकल गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हमारा बन रहा है वो बन रहा है मेरे प्राण निकल गए। इसमें कर्ता और क्रिया दोनों की दृष्टि से ये वाक्य सही है। बाद बाकी में इसमें क्रिया की गलती है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। अनल होता है, ये अनल जो ना ये आग का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, आग का। बाद बाकी पवन, मारुति और अनिल, ये सारे के सारे हवा के पर्यायवाची होते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी अनल। अनल किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है आग का। आग के और पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, अनल, आग, पावन, हुतासन, दवा, ज्वाला, वैश्वानर, दहन, कृषाणु, वाही आदि। इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अमीय। अमीय अमृत का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, अमृत का। बाद बाकी अरविंद, शतदल और सरसिज, ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हैं। बस अमृत ऑप्शन डी जो अमी है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द है वो है अभिज्ञ। क्या है, अभिज्ञ। अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अभिज्ञ। इसके बाद समष्टि, समष्टि शब्द का जो विलोम शब्द है, समष्टि का विलोम क्या होता है, समष्टि का जो विलोम होता है वो होता है व्यष्टि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो पहले कभी ना हुआ हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द क्या होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए जो एक वाक्य होगा वो होगा अभूतपूर्व। ऑप्शन बी सही जवाब है। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अजेय, जो कभी पराजय ना हुआ हो उसको हम अजय बोलते हैं। जो हमेशा विजय हुआ हो उसको अजय बोलते हैं। जितेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्र बोलते हैं। जो जल में निवास करता है उसे हम जलचर कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है,
घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मौज मारना। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध है? तो वो काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, बाद बाकी तकनीकी भाषा के रूप में नहीं है, राष्ट्रभाषा भी नहीं और राजभाषा भी नहीं। तो आपका सही जवाब होगा काव्य भाषा, क्योंकि ब्रज भाषा में बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं। अब अगला प्रश्न है, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो जो सबसे पहली आत्मकथा लिखी थी वो लिखी थी श्याम सुंदर दास जी ने। किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास जी ने। इनकी जो आत्मकथा थी वो थी मेरी आत्मकहानी। यह इनकी पहली आत्मकथा थी। यह हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा भी थी यही। उसके बाद अगला प्रश्न है, छा छा क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बनता है? तो वो बनता है का और सा। किसके योग से बनता है? आधा का और शा के योग से बनता है। चा और छा वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा और छा के वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु। क्या है? तालु। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो वो है विभुत रस से। किससे? विभुत रस से। अगला प्रश्न है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। तो इसमें मतलब सीता जी जब गायब हो गई थी तब ये पक्षियों से पूछ रहे थे श्री राम भगवान, तो इसमें कौन सा अलंग मतलब रस है? तो इसमें कौन सा, जब बिछड़ किसी चीज़ की बिछड़ कोई चीज़ किसी से बिछड़ जाती है तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, पथभ्रष्ट में समास चिन्ह है, मतलब जो पथभ्रष्ट शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है, मतलब पथ से भ्रष्ट। जो इसका समास विग्रह होगा वो होगा पथ से भ्रष्ट। तो इसमें कौन सा है? इसमें कारक चिन्ह का मतलब प्रयोग हुआ है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो कामायनी जो रचयिता है वो है जयशंकर प्रसाद जी। इनकी और रचनाएं हैं जैसे चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम, पथिक। अगला प्रश्न है, दिवसावासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का सजीव वस्तु से तुलना की जाए, तो जब जब भी किसी निर्जीव वस्तु की सजीव वस्तु से तुलना की जाए तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। जिस भी पंक्ति में ज्यों त्यों मनु मानो जनु जानो शब्द दिख जाए तो वो आंख बंद करके लगा सकते हैं, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें ज्यों शब्द आया हुआ है। उसके बाद आपका अगला सवाल है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, कुछ संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। जब भी हम किसी संयुक्त वाक्य जब भी किन्हीं दो वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो उसको हम अल्प विराम का चिन्ह लगाकर दो वाक्यों को जोड़ देते हैं।
तो इसमें अल्पविराम किस में लगा है? ऑप्शन ए में। वह पंडित है किंतु हठी है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के साथ सही विकल्प चुनिए। मतलब मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो मच्छरदानी में दानी प्रत्यय लगा हुआ है। मच्छर प्लस दानी मिलकर बना है मच्छरदानी। आपका अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत भाषा का से ज्यों का त्यों लिया गया है। तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं? जो संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत के बदले हुए रूप हैं जो हिंदी में आए उनको हम तद्भव कहते हैं। और संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। देशज वो जो हमारी बोलियों से लिए गए शब्द को हम देसी शब्द कहते हैं। फूल का तत्सम क्या होगा? जो हमारा फूल है उसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा पुष्प। संस्कृत फूल को संस्कृत में पुष्प कहते हैं, तो जो संस्कृत से लिए गए तो वो पुष्प। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है, मतलब का आयोजन करना। जब भी कोई भी सम्मेलन होता है तो उसका हम क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, आयोजन। आपका अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई मतलब कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। जब हमें किसी चीज़ के बारे में क्लियर श्योरिटी नहीं होती है तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्राचीन शब्द विशेषण की में किस प्रकार आता है? तो प्राचीन शब्द किस प्रकार आता है? तो एक गुणवाचक विशेषण है। कैसा है? गुणवाचक विशेषण शब्द है प्राचीन। उसके बाद अगला प्रश्न है, मतलब ये ऑप्शंस को मिलान वाला। तो ये कैसे मिलाएंगे इसको? कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा की तकनीकों में के मामले में निपुण होना चाहिए। महिला आयोग को किया जाता है। मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भावयुक्त शब्द का अनुवाद कीजिए। आई वॉज ओवरजॉयड, मतलब जो ये सेंटेंस दिया गया इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो जो इसका हिंदी अनुवाद होगा वो होगा मेरा दिल बाग बाग हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या कोई बात बोलते हैं तो वो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। कैसा वाक्य कहलाता है? इच्छावाचक। आपका अगला प्रश्न है, तू पर बौरो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कह है उर्वशी समान। इस पंक्ति में मतलब इस दोहे में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें देखिए उर्वशी, उर्वशी एक बार यहाँ पे आया है। उर्वशी उर्वशी मतलब यहाँ पे उर्वशी 3 बार आया है। जब भी किसी दोहे में किसी शब्द की बार बार
आवृत्ति हो और उसका अर्थ हर बार अलग हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यमक अलंकार। आपका अगला प्रश्न है, जी ही सुमिरन सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, मतलब इन पंक्तियों में छंद कौन सा है। तो इनकी मात्राएं गिन लेते हैं। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जब भी किसी पंक्ति में 11 और 13 के उसमें मात्राएं हों तो वहाँ पे सोरठा अलंकार, सोरठा छंद होता है। कौन सा होता है, सोरठा छंद। क्योंकि दोहा में 13 11 होती है और सोरठा उसका उल्टा होता है, तो उसमें हो जाती है 11 11 और 13। ठीक है। इसके बाद निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है, मतलब ये सभी जो दोहा, चौपाई और रूला, ये तीनों ही मात्रिक छंद हैं। आपका सही जवाब क्या होगा, ये सभी। आपका अगला प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो गलत है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये भी सही बात है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये भी सही बात है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो जो भक्तिकालीन कवि नहीं है वो है बिहारी जी, क्योंकि बिहारी जी रीतकालीन कवि हैं। क्योंकि ये दरबारी कवि थे तो दरबारी कवि रीतिकाल में थे। आज बाकी सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास, ये सभी के सब भक्तिकालीन कवि हैं। अब देखते हैं जीएस का पोर्शन। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जीएस। पहला आपका पहला क्वेश्चन है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। मतलब जो एपीकल्चर विधि है इसमें किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। तो एपीकल्चर से कहते हैं, मतलब मधुमक्खी को एप बोलते हैं, तो शहद, जो एपीकल्चर विधि है इसमें शहद उत्पादन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णता किसको समर्पित है। तो आपके ऑप्शन है, इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी का स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित, या सोम और इस पेय का नामांकित देवता। मतलब तो जो ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अधिकतम अंतर है। तो वो है उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। कि उत्तर प्रदेश की जो महिला साक्षरता दर में जो डिफरेंस है वो है, क्योंकि पुरुष की थी वो थी 77.3 और महिला की थी वो थी 59.1। आपका अगला प्रश्न है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो वो है भाब्रू का स्तंभ।
अब अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो वो है दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है, तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप में। यह एक स्पेस एजेंसी है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित सही नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट पुस्तिका है इसके जो संपादक थे वो थे मोतीलाल नेहरू, अंबेडकर जी नहीं थे। बाद बाकी बाल गंगाधर तिलक की केसरी पत्रिका थी, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी की रफ्त गुफ्तार। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें किसने नेतृत्व किया था, तो वो किया था दीवान मनीराम दत्त ने। किसने किया था, दीवान मनीराम दत्त ने। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किसके समीप स्थित है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। किसके समीप है, ऑस्ट्रेलिया के समीप। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा है, तो वो किसने कहा है, वो कहा है लिनलिथ गो। गांधी जी की कौन से मतलब कि आंदोलन के तहत भारत के वायसराय थे, तो वो थे भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो जो निहारिकाएं होती है वो सौरमंडल का भाग नहीं, बाद बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों के तीनों सौरमंडल के भाग होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, तो वो किया था एन.जी. रंगा ने। किसने किया था, एन.जी. रंगा ने। बाद बाकी लोगों ने समर्थन किया था, एन.जी. रंगा जी ने इसका मतलब कि जो समर्थन नहीं किया था। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, कब हुआ था, 1917 में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात अधिक है, तो आपका सही जवाब है चेन्नई। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य नहीं होते, 275 सदस्य भी नहीं होते। तो राज्यसभा में होते 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 250 सदस्य। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपका सही जवाब है मौलिक कर्तव्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
देखिए, जो भारतीय संविधान का जो दूसरा भाग है वो नागरिकता से संबंधित है, और जो तीसरा भाग है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, और जो चौथा भाग है वो मौलिक कर्तव्य, 4A भाग है वो मौलिक कर्तव्य से है, और जो 5वां भाग है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से नहीं है, वो है संघ से। किससे? संघ से। तो ये तीनों गलत थे, बाद बाकी एक सही था, ऑप्शन सी सही था। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। जो मंत्रिमंडल शब्द है उसका प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? तो वो हुआ है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो जो उत्तर प्रदेश के सीमांत कृषक कहा जाता है वो कहा जाता है उन्हें जो जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। आपका अगला प्रश्न है, योजना में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? जो कोर सेक्टर्स होते हैं जो दीर्घकालिक विकास हेतु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो भारत में कोर सेक्टर हैं वो के अंतर्गत आते हैं लोहा, इस्पात, दूरसंचार, शक्ति, सड़क निर्माण, रेलवे आदि आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। आपका सही जवाब होगा लोहा और इस्पात। बाद बाकी और क्या होते हैं? लोहा और इस्पात इसमें आ गए। उसके बाद होता है दूरसंचार, शक्ति और सड़क निर्माण, रेलवे आदि। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना। मतलब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसी को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है गलनांक, उसका मतलब जो बना होता है उसका गलनांक कम होता है। यदि गलनांक ज़्यादा होगा तो वो गल जाएगा, तो जलेगा कैसे? उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? जो धन विधेयक, वित्त विधेयक आता है उसके लिए हमें वो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। मतलब स्टेनलेस जो मिश्र धातु है इस किससे मिलकर बनी होती है? तो वो बनी होती है लोहा और क्रोमियम के मिश्रण से मिलकर बनाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो वह दूध में चीनी का घुलना क्या है? दूध में चीनी का घुलना, यही एक भौतिक परिवर्तन है। बाद बाकी के सारे ये रासायनिक परिवर्तन है। आपका अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है। जो टेफ्लॉन एक बहुलक है उसमें क्या होता है? उसमें फ्लोरीन होती है। जो टेफ्लॉन बहुलक है उसमें फ्लोरीन पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक क्या है? जो विकास है उसका मुख्य कारक क्या है? तो उसका मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। क्या है? प्राकृतिक वरण। किस तत्व में परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है? जो परमाणु की अधिकतम संख्या हो सकती है तो वो हो सकती है 8। आपका अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति मिनट
यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो वो होती है वसा में। अगला प्रश्न है, झूमिंग कृषि करते हैं, जो झूमिंग कृषि कौन करते हैं, वो करते हैं खासी। जो खासी प्रजाति जनजातियां हैं वो झूमिंग खेती करते हैं। झूमिंग खेती होती क्या है, इसके तहत आदिवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ कर खेती करते हैं और उसके पश्चात वे आगे बढ़ जाते हैं। मतलब किसी जगह पे एक बार खेती की फिर वहाँ से आगे चले जाते हैं, इसको कहते हैं झूम खेती। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिषद में मदद करता है। तो आपका सही जवाब है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने के। आपका अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो वो होता है पुटिका के द्वारा। किसके द्वारा, पुटिका के द्वारा। तो आपका अगला प्रश्न है, सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी सर्वोत्तम होती है। जो खेती के लिए जो सर्वोत्तम मृदा पाई जाती है वो कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है बालुई दोमट मिट्टी। कौन सी, बालुई दोमट मिट्टी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है, तो वो है मटर। क्या है, मटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, तो वो है जैट्रोफा। कौन सी है, जैट्रोफा। अब अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का अध्ययन किससे होता है, तो आनुवंशिकी का अध्ययन होता है वंशानुगत और विविधता से। किससे होता है, वंशानुगत और विविधता से। अगला प्रश्न है, मृदा विज्ञान में मृदा को मानने